सर मैं आपको कैसे बस सर आपसे मिलने के लिए सर। हमारी खुशकिस्मती कि आप लोग इतना प्यार करते हैं मुझे। नहीं सर आपको मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुशी आपको। लेकिन आप इतना रो क्यों रहे हैं? आपको खुशी होनी चाहिए ना, उदित जी आपके सामने है तो इमोशनल हो गए, बस इमोशनल हो गए, बस इमोशनल हो गए। बस पीछे आइए हाँ, और गाना सुनाइए चलो। पीछे आइए हाँ, और गाना सुनाइए चलो। पीछे आइए हाँ, और गाना सुनाइए चलो। घूंघट क्यों पहना है? मैं बता ना सर कि मैंने दिखाना चाहता था कि कोई है सर। तुम आइडल 2 में थे और तुमने घूंघटा इसलिए शायद ये पहना होगा कि मैं पहचानूं नहीं सर। मैं था उसमें, बाकी सब नए चेहरे आ गए। नहीं सर आप इंडियन पहचान। आइडल में। चलो सुनाओ, तो वो सबसे पहले उदित के लिए कोई गाना सुनाइए। आप इंडियन आइडल तो नहीं बनना चाहते हैं कि बनना चाहते हैं? इनका तो काम हो गया, आपसे मिल लिए, खत्म हो गई बात। बहुत बहुत आपको बधाई हो कि आज आपकी मुलाकात हो गई उदित नारायण जी से। मेरी तरफ से आपको गुड बाय है, बाकी लोगों से बात कर। इनका तो काम हो गया, आपसे मिल लिए, खत्म हो गई बात। बहुत बहुत आपको बधाई हो कि आज आपकी मुलाकात हो गई उदित नारायण जी से। मेरी तरफ से आपको गुड बाय है, बाकी लोगों से बात कर। इनका तो काम हो गया, आपसे मिल लिए, खत्म हो गई बात। बहुत बहुत आपको बधाई हो कि आज आपकी मुलाकात हो गई उदित नारायण जी से। मेरी तरफ से आपको गुड बाय है, बाकी लोगों से बात करें। मुंबई आप नहीं आ सकते, लेकिन आई सैल्यूट यू फॉर द लव दैट यू शोड। मुंबई आप नहीं आ सकते, लेकिन आई सैल्यूट यू फॉर द लव दैट यू शोड। मुंबई आप नहीं आ सकते, लेकिन आई सैल्यूट यू फॉर द लव दैट यू शोड। क्या सकते आप खुश हो गए उदित को मिलकर? हाँ? ओके, बाय बाय। इस बार नहीं आने का मन ही नहीं था मेरा। बस उदित जी को मिलना था। सभी बोले कि तुम्हारे गुरु आ रहे हैं, इतना मिलना नहीं चाहोगे? पता नहीं, तभी मुझे लगा कि कैसे कैसे करके कि क्या करूँ सर, कैसे बताऊँ कि मैं मानता हूँ। अब मैं विशाल से कहता हूँ कि वो उन्हीं के गाने करूँगा। दोस्तों मेरा नाम कुमार दीपक है और ये मैं ही हूँ जो आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। ऐसी क्या मुसीबत आ गई जो मुझे अपना नाम ही बदलना पड़ा। मैं दीपक कुमार से दीपक दुर्गा बन गया। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। मुझे भी शौक था संगीत के क्षेत्र में अपना नाम करना, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचानी थी। मुझे भी नाम चाहिए था, कामयाबी चाहिए थी। एक अंदर में एक बहुत उत्साह था कि यार चलो कुछ करेंगे, ऐसा कुछ सिंगर बनेंगे, पैसे आएंगे या फंक्शन करूँगा। उस दौरान एक ट्रेंड था कि सभी लोग कोई ना कोई सिंगर को चॉइस करते थे और उसको बेस बना करके अपना कार्ड बनाते थे, विजिटिंग कार्ड बनाते थे और लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का कोशिश करते थे। तो उदित जी को अपना आइडल बना लिया मन ही मन में कि चलो ठीक है, इनके सारे गाने मैं उठाने लगा, प्रैक्टिस करने लगा। एक दफ़ा स्कूल से लौटते वक्त पूछा पापा से कि पापा मुझे इनका आवाज़ बहुत पसंद है, तो मैं क्या इनकी आवाज़ में गाऊं? बोले हाँ, तुम्हारी आवाज़ थोड़ी बहुत मिलती भी है उनसे और तुम अगर उनकी आवाज़ में गाओगे तो एक नयापन सा होगा और तुम पूरा उनको फॉलो कर सकते हो। अलग वॉइस है तुम्हारी, अगर तुम कॉपी नहीं भी करते हो तो उनका स्टाइल लो, अच्छे गाते हैं, वो नए सिंगर है। तो बहुत सारे गाने उस टाइम में क़यामत से क़यामत हो या फिर पापा कहते हैं ये वाला फेमस गाना दिल न लगे बिन तेरे यारा। इसके बाद आमिर खान के जितने फिल्में आती थी उस टाइम में उदित नारायण से रिलेटेड, पहला नशा, ये सारे गाने मैंने सब इसको शुरू किए, इसको प्रैक्टिस करना। ये उस दौरान उदित नारायण के गाने बहुत ज़्यादा
पॉपुलर तो थे लेकिन कोई बजाना नहीं चाहता था। उनको लगता था कि हम शानुदा के गाने बजाएंगे और किशोर दा के गाना बजाएंगे, और रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, अजीज साहब, ये एक कैटेगरी चलती थी कि मैं ये सिंगर हूँ। उस दौरान क्या होता था कि मैं इसके वोकल में गाता हूँ, उदित के वोकल में कोई भी नहीं था उस दौरान। हमारे कलकत्ता की बात कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसा सिंगर नहीं था जो कि उदित के गाने गाता हो। मेरे अंदर एक चैलेंज शुरू से था कि जो कोई नहीं करता वो मैं करूँगा। ये एक जिद थी मेरी। पता नहीं क्या एक उस टाइम में माहौल था, जो पॉपुलर और इजी गाने थे वो गाने उठा लेते थे बैंड, लेकिन दूसरे गाने की जब मैं बात करता तो नाक उनका ऐसा टेढ़ा हो जाता था जैसे कि उनको क्या मैंने मुसीबत झेलने के लिए कह दिया। जब भी मैं बोलता हूँ सर मैं उदित की गाने गाता हूँ, प्लीज़ ये गाने उठा लीजिए, ये गाने मैं गाना चाहता हूँ, ये सब गाने अब कहाँ समय है इतना गाना उठाने के लिए। वो जिनके ऊपर बेस है उनको पैसे कमाने की धुन सवार थी, दूसरे कोई नए चीज़ों पे कोई मेहनत करना ही नहीं चाहता था। तो मेरे साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा इसका। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ा और उदित जी को बहुत दिल से एकदम पूजा करने लगा। मैं रियाज करता था, उनके गाने को गाता था, उनके हर एक अल्फाज, लफ्ज़, वो जो एक एक छोटी छोटी हरकतें जो गानों में होती थी उनकी, ये सारी चीज़ों को मैं फॉलो करता था, देखता था मैं। बस क्या था, ये मेरी स्टोरी है उनके लिए, खास करके जो मेरा जो रुझाव उनके लिए जो बढ़ा, ये मेरा पहला स्कूल के दौरान से मेरा ये जैसे कुछ उथा वगैरह आई थी तो हम लोग तो पागल हो जाते थे उनके वॉइस को सुन करके। तो बस ये है छोटी सी बात, उनको इतना ज़्यादा मानने का यही एक रीज़न है कि पिताजी ने ही आग्रह बढ़ा दिया इसके लिए कि ठीक है तुम उन्हीं के गाने गाओ, तुमको वही ठीक लगते हैं। तो वो नए हैं अभी के नए के टाइम में, तो उस टाइम में तो सोनू निगम जी भी नहीं थे और ना ही शान थे आए थे, तो उदित जी ही थे। और काफ़ी उनका करियर बहुत ब्राइट था उस टाइम में, तो मैं उनके गाने गाना चाहता था। जब हमारे कलकत्ता में कहीं भी कोई शोज़ के लिए आते थे या कुछ भी, तो बहुत कोशिश किया कि उनसे मिल लूँ, कोई मिलने तक नहीं दिया। सब बोलते थे कि अरे मैं तो उनको जानता हूँ, आप बॉम्बे चलो तो मैं उसको मिला दूंगा आपसे। तो यहाँ तक कि मैं जब वो यहाँ आए, हमारे कलकत्ता में हयात होटल में ठहरे थे या फिर ग्रैंड होटल में ठहरे थे एक बार, तो फ़ोन किया, बहुत कोशिश की। एक उन्हीं के रिलेटिव्स थे, उनका नाम विवेकानंद झा जी था, वो हमारे यहाँ के न्यू नेशनल के ये थे, टीचर थे। उन्होंने बहुत फ़ोन किए मेरे मुझे देख करके उनको बहुत दया आई। उन्होंने कहा कि अरे ये तो पक्का शागिर्द है इसका, बहुत बड़ा भक्त है, ये मिलना चाहता है और उसकी तरह गाता है, इसको तो पूरा ये उसी के लिए एकदम पागल है। तो उन्होंने बहुत फ़ोन वगैरह किया, ग्रैंड होटल में फ़ोन किया, बहुत जगह फ़ोन किया। करने के बाद उन्होंने कहा कि उदित नारायण जी है क्या, मेरे सामने उन्होंने फ़ोन किया बहुत जगह पे। तो बोले नहीं, वो अभी चेकआउट कर चुके हैं, तो अभी शो के लिए निकल गए या फिर अभी नहीं है। तो इस तरीके से नहीं हो पाया। अल्टीमेट कलकत्ता में जब भी वो आए, अब मेरे लिए एक बॉम्बे एक सपना था उस दौरान कि चलो कैसे मैं मिलूँगा उनसे, और शोज़ वगैरह में तो मिलना ही नहीं हो पाया। तो मैं सोचता था कि सर से कभी भी मुलाकात नहीं होगी और मैं शायद यूं ही इसी तरीके से गाता रह जाऊंगा और उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा मुझे, ना ही वो मुझे जान पाएंगे कि मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ उनका। बस क्या था, धीरे धीरे टाइम बदला। इंडियन आइडल जैसा एक कंपटीशन एक लॉन्च हुआ सोनी चैनल में। सबसे पहली बार तो मिस कर गया। सेकंड में मुझे बहुत मेहनत करके मैं वहाँ तक गया था। एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था कि सडनली पता चला कि उदित जी ही आ रहे हैं और जजमेंट के लिए। सेकंड टाइम जाने का मेरा कोई इरादा ही नहीं था, लेकिन जब मैंने सुना कि उदित जी आ रहे हैं और
वो जजमेंट में है। अब लोगों के लिए क्या है, उनके लिए मैं नहीं जानता कि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं जिस तरीके से उनको ये करते हैं। मुझे तो लगता है पर्सनली वो लोगों को हंसाने के लिए ही ऐसा मुखौटा करते हैं। एंड एक्चुअली वो बहुत सिंसियर है और बहुत अपने काम की जगह में वो बहुत पक्के हैं। ये लोगों को प्यार करते हैं इसलिए हंसाते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसे उनका बिहेवियर रहता है। लेकिन मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि वो इंसान बहुत सीरियस है और बहुत अच्छे इंसान है। तो मैंने ये सोच करके मैंने प्लानिंग किया और मैंने लगा कि नहीं, मैं इस तरीके से नहीं मीट करूँगा उनको कि बस मैं गया खाली हाथ और बोल दिया सर मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। उनको तो एहसास नहीं होगा। ये मेरी इतनी बचपन से लेकर के मेरी टीनेज लाइफ तक ये जो मेरा एक दिल में उनके लिए एक जो इबादत है, जो एक उनके लिए जो प्यार है, मैं चंद 4 मिनटों में तो नहीं बता सकता उनको। तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि उनको लगे कि हाँ ये सही में मेरा पक्का फ़ैन है बहुत बड़ा और ये मेरे लिए इतने दिन से मेहनत कर रहा है और इसको सही में मेरा आशीर्वाद चाहिए। तो मुझे ये जो ब्लेसिंग की ज़रूरत थी, मुझे लगा कि नहीं। और बहुत लोगों को ये लगता था कि मैं वहाँ चांस मांगने गया था फिर से दोबारा। मेरा ये कोई मकसद ही नहीं था कि मुझे वापस इंडियन आइडल में जाना है और गाना गाना। मैं तो गया था उनसे मिलने के लिए। मैंने प्लानिंग किया कि चलो ठीक है। जिस तरीके से मीराबाई वो कृष्ण की दीवानी थी, उन्होंने कृष्ण के लिए सब कुछ अपना लोकलाज छोड़ करके रास्ते में गाना गाने लगी, एक बैराग की तरह, एक जोगन की तरह। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं ये कर सकता। शायद यही एक मौका है कि उन्हें बताने का कि इसके ऊपर तो अब कुछ नहीं हो सकता, ये तो एंड है। मैं एक मेल हूँ और फीमेल की तरह एक पूरा मैंने वो साड़ी पहना, उसके बाद उसको एक तारा मैंने प्रेशर कुकर से एक तारा बनाया। बनाने के बाद मैंने पूरा प्लानिंग कर लिया था कि मुझे मिलना है। ऐसे तो मुझे ठुकने नहीं देंगे ये लोग, जाने भी नहीं देंगे। 8000 लोग खड़े हैं जहाँ लाइन में, और जनरली इतना तो भीड़ हो ही जाता था। 4000 8000 ऐसे लोग हो ही जाते थे। 3 दिन से 4 दिन से लाइन लगती थी लेकलाइन कंट्री क्लब में, और लोगों को रात भर जगना भी पड़ता था इसी तरीके से, मच्छर वगैरह। बहुत लोगों को लगता है कि बस हाँ इंडियन आइडल बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे में जो मेहनत है, जिस तरीके से लोग काम करते हैं, जिसको तैयार किया जाता है, इतना आसान भी नहीं है ये। बस पहुंच गए, गाना गा दिए, बस हो गया। इतना इजी नहीं है, बहुत मेहनत लग जाता है कि एक। और हाँ, मजाक अगर उड़ाना है तो तुरंत आपको जल्दी से जल्दी लेकर के जाएंगे वो लोग, दिखा देंगे, क्योंकि सबको एंटरटेनमेंट चाहिए। चलो मजाक ही सही, इन लोग के लिए मजाक है, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तो चलो ठीक है, ये रास्ता सही है। मैंने इसलिए सोच करके मैं इस डिसीजन में पहुंचा कि चलो मुझे ऐसा करना चाहिए। उदित जी के वहाँ पर गया, जब मैं गया तो काफ़ी मैं भावुक हो गया था। एक्चुअली पहली बार मैंने सोचा कि चलो कम से कम मेरे लिए 2 लाइन सब अच्छा बोलेंगे। अनु जी काफ़ी गुस्सा हो रहे थे, शायद ये वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये लड़का इतना अच्छा है, इसका बिहेवियर अच्छा है, लेकिन ये पता नहीं दोबारा क्यों इस तरीके से क्यों आया। उनको गुस्सा मन में ये बात का आ रहा था, लेकिन किसी को हर्ट करने का ये मकसद नहीं था। हाँ, अनु जी के लिए भी काफ़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन मेरा उस दिन के लिए, खास करके उस दिन के लिए मेरा उदित जी को बताना था बस कि मेरा उनके लिए क्या डेडिकेशन है, बस यही था रीज़न। तो मैंने गाना गाया, उन्हीं का गाना गाया। मैं गाने के बाद मैंने, अनु जी गुस्सा हो रहे थे, बोल रहे थे तुम दीपक हो ना, तुमको मैं जानता हूँ, तुम पहले आए थे यहाँ पर, तो तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसे क्यों फेस में। मेरा जो इरादा था, मेरी जो बात थी, किसी ने मुझे ठीक से रखने नहीं दी। मैं क्लियर नहीं हो पाया उस तरीके से कि मैं जो कहने के लिए गया था, मैं काफ़ी भावुक हो गया, मेरे सारे वर्ड्स मिसिंग हो गए, मैं कुछ बोल नहीं पाया। लिटरली मैं उस टाइम में रो रहा था कि सर को मैं कैसे बताऊं। मैंने बस यही सोचा कि चलो कम से कम रो के ये तो बता दूं कि मैं कितने दिन से मैं तपस्या कर रहा हूँ आपसे मिलने के लिए।
बस आपका आशीर्वाद पाने के लिए। तो लेकिन वो लोग कोई समझे नहीं। जावेद सर भी काफ़ी थोड़ा गुस्सा हो रहे थे, पता नहीं शायद उन्होंने पहली बार एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में ये चीज़। और अलीशा जी थोड़ी देर बाद थोड़ा सा उनको दुख हो गया कि सही में लड़का फ़ैन है, तो अनु जी गुस्सा हुए। लेकिन बाद में उन्होंने मुझे सैल्यूट किया इसके लिए कि कहा कि तुमने जो जिस तरीके से उदित जी के, मैं समझ सकता हूँ तुम भावुक हो रहे हो, आप गाना गाइए। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ कि तुम इस तरीके से किसी को प्यार करते हो। जब मैं वापस आया तो काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था कि अब क्या होगा, मैंने क्या किया। लेकिन इन चंद मिनटों में मैंने ये तो एक्सपीरियंस कर लिया, अगर कोई अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से बना के कोई जाए और अच्छा गाना गाए तो उसकी वैल्यू हो जाती है। लेकिन जब कोई अगर बहुत ज़्यादा डाउन हो करके जाता है तो लोग उसी तरीके से उसके साथ बिहेवियर करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि चलो ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। आज मेरे दिल में ये ख़ास करके ये चीज़ उठती है कि चलो किसी की मदद की जाए। अगर कोई आ करके कुछ कहता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत लोगों ने बहुत सपोर्ट मांगा तो मैंने भी मदद किया बहुत लोगों को। अच्छा लगता है मदद करना, हेल्प करना, एक अंदर से सुकून मिलता है। तो मुझे आज भी याद है कि उदित सर जी कुछ दौरान कुछ बोल नहीं पा रहे थे, वो खुद भी हैरान थे कि ये लड़का कौन है और अपने हाथ में कपूर जला लिया है और मेरी आरती कर रहा है। तो जनरली ये सब फूल लेकर के आया मेरे लिए, मुझे भगवान की स्थान पे देख रहा है। दूसरे दिन उन्होंने मेरे लिए बतर इंटरव्यू में ये कहा कि कलकत्ता से दीपक कुमार इतना बड़ा मेरा कोई फ़ैन है, मुझे बहुत प्राउड हुआ है और मैं काफ़ी आशीर्वाद देता हूँ, वो जहाँ भी रहे अच्छे से रहे, मेहनत करे। उन्होंने मुझे बोला, मुझे आज भी याद है, वो इंटरव्यू मेरे पास नहीं है। मैंने कई दफ़ा सोनी चैनल से मांगने की भी कोशिश की या फिर बहुत लोगों से किया, ट्राई किया, लेकिन मेरे पास कुछ भी ना तो उस टाइम में स्मार्टफोन था, ना मेरी कोई इतनी एबिलिटी थी कि मैं ये सब चीज़ों को कलेक्ट कर सकूं। खैर बाद बहुत सालों बाद मुझे एक दार्जिलिंग का कोई लड़का है, उसने ये वीडियो को शूट कर लिया था और उसको वो यूट्यूब में डाल दिया। तो इसके बाद मुझे ये मिलने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि मेरा मकसद क्या था और मैं क्या चाहता था। इन लोगों को लगेगा कि वो 4-5 गालियां दे देंगे कमेंट्स में और मेरे इस फीलिंग्स का इतना मजाक उड़ा देंगे कि जो सच्ची बात है वो कोई भी इंसान तक ना पहुंच पाए। और बाकी आप लोग खुद अब इतने वीडियोस देखते हैं, आप लोग गहरे से सोचते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।